नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के द हिंदू एनालिसिस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सेशन में हम आपके लिए जो महत्वपूर्ण समाचार होते हैं उससे कवर करते हैं ताकि आपके लिए ये हेल्पफुल हो सके और आपकी परीक्षा की तैयारी में इससे मदद मिल सके। तो बिना किसी देरी के अपने जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं और इस क्रम में सबसे पहला टॉपिक जो है वो हम ले रहे हैं, जो कि आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चाइनीज डुअल यूज फैसिलिटी इन म्यांमार एंड श्रीलंका रेज सिक्योरिटी कंसर्न्स इन इंडिया। देखो, भारत में कुछ सुरक्षा चिंताएं देखी गई हैं। उसका रीज़न है कि चीन जो है वो म्यांमार में और श्रीलंका में इस प्रकार की सुविधाओं की फैसिलिटी की स्थापना कर रहा है, जिससे कि भारत में चिंता होना मतलब इस पर बात चलना स्वाभाविक है। कुछ सुरक्षा चिंताएं हैं जो भारत के लिए बनती हैं। सबसे पहली बात आप देखो, आपको इमेज में दिख रहा होगा कि इसका चीन का जो युआन वैंग 5 जो है चीन का रिसर्च वेसल है ना, चीन का जो अनुसंधान पोत है जो इमेज में आपको दिख रहा है, ये कहाँ पहुंचा था? ये मतलब हम्बनटोटा है ना, श्रीलंका है ना, वहाँ पे ये इसको डक किया गया था, वहाँ पे ये रुका था। ठीक है, तो इसको लेकर भी ये टोही, एक तरह से टोही जहाज है ये, जिस तरह ये पता लगाता है कि अगल बगल क्या घटनाएं हो रही हैं। तो चीन एक तरह से भारत के लिए कई तरह की समस्याएं खड़ी करता रहा है। अब देखो, ये जो वेसल है ना, इसका मेन काम है अनुसंधान करना, रिसर्च करना। तो इससे बिल्कुल ये इंडिकेट होता है कि यह भारत के तटों तक निगरानी कर सकता है, इस क्षेत्र में चीन को सूचनाएं यहाँ से भेज सकता है और चीन को बढ़त दिला सकता है। तो भारत ने आपत्ति दर्ज की थी, हालांकि श्रीलंका ने इसे एक तरह से दरकिनार करते हुए चीन को यहाँ हम्बनटोटा पर रुकने की अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है, तो थोड़ा भारत में इसको लेकर भारत ने विरोध जताया था, लेकिन फिर भी हम्बनटोटा जो है एक तरह से आपको पता होगा कि 99 साल के लिए चीन को लीज पर मिला हुआ है, क्योंकि हम्बनटोटा जो है वो चीन के सहयोग से ही बना है ये बंदरगाह। ठीक है, अब यहाँ देखो हम पढ़ते हैं क्या है टॉपिक में। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मिलिट्री फैसिलिटी ऑन कोको आइलैंड्स इन म्यांमार। देखो, म्यांमार में ना, म्यांमार जो है, म्यांमार एक देश का नाम है, पता होगा आपको। वहाँ पे कोको आइलैंड है, कोको जो आइलैंड है, द्वीप है, उस पर एक मिलिट्री फैसिलिटी बन रही है, मतलब सेना के रहने की सुविधा बन रहा है। ठीक है, और एक दूसरा जो है, एक प्रस्तावित क्या है, रिमोट सैटेलाइट रिसीविंग ग्राउंड स्टेशन, वो श्रीलंका में बनेगा। ठीक है, तो दोनों जो हैं वो चाइनीज हेल्प से बन रहे हैं, चीन की सहायता से ये दोनों बन रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो क्या बन रही हैं, चीन की, एक तो म्यांमार में जो सैन्य सुविधा बन रहा है, दूसरा कि जो सैटेलाइट रिसीविंग ग्राउंड स्टेशन बन रहा है श्रीलंका में, ये दोनों चीन की सहायता से बन रहा है। तो इससे क्या है, भारत के लिए चिंता इस प्रकार से पैदा हो गई है कि कहीं ये सर्विलांस वाला काम न करे। हो सकता है कि भारत पर निगरानी न रखी जाए इसके जरिए, चीन हो सकता है भारत पर निगरानी रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। अभी हाल में जो सेटेलाइट इमेज ली गई है, रिसेंट सेटेलाइट इमेजेस शो द कंस्ट्रक्शन ऑफ मिलिट्री फैसिलिटी इन कोको आइलैंड। ठीक है, अब देखो कोको आइलैंड जो है दैट्स वेरी क्लोज, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये बहुत क्लोज है अंडमान निकोबार के। ठीक है, कोको आइलैंड जो है वो अंडमान निकोबार के क्या है, बहुत क्लोज है, तो बहुत नज़दीक है। तो वहाँ से बिल्कुल नज़र रखी जा सकती है अंडमान निकोबार पर। ठीक है, और दूसरी बात क्या आप देखो कि चीन जो है वो जिस प्रकार से श्रीलंका में वो अपनी स्थापना कर रहा है, प्रस्तावित है वो किसका, तो ये मतलब सेटेलाइट जो रिसीविंग ग्राउंड, रिमोट सेटेलाइट रिसीविंग ग्राउंड स्टेशन श्रीलंका में स्थापित करने जा रहा है। तो इस प्रकार की पहलें जो चीन कर रहा है, भारत को घेरने की पहलें के रूप में इसको देखा जा रहा है, भारत पर बढ़त बनाने की पहल के रूप में इसे देखा जा रहा है। ठीक है, चलो, और दूसरी बात यहाँ पर आप देखो कि ये आशंका चल रही है, म्यांमार में चीन जो है बंदरगाह हो गया, रेलवे, पाइपलाइन, कई जगह बहुत बड़े निवेश किए हैं चीन ने। ठीक है, सबसे विवादास्पद जो है वो समुद्री बंदरगाह बनाया है वहाँ पर, वो है। कई लोगों ने जो है परियोजना के उपयोगों को लेकर चिंता जताई है कि चीन को एक तरह से मजबूती प्रदान करेगा इस क्षेत्र में और भारत को बढ़त प्रदान करेगा। ठीक है, अब देखो श्रीलंका में जो बताया मैंने आपको, श्रीलंका में जो स्थिति है, तो श्रीलंका में अगर मान लो चीन इस प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर देता है, ठीक है, तो क्या है, ये एक तरह से निगरानी करेगा, भारतीय एसेट्स की जासूसी करेगा, संवेदनशील सूचनाओं को इंटरसेप्ट करेगा। श्रीहरिकोटा में भारत का उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा है श्रीहरिकोटा में, और ओडिशा में भी एक मिसाइल परीक्षण रेंज है। तो अमेरिका में जो ग्राउंड स्टेशन बनेंगे वहाँ से इन क्षेत्रों पर निगरानी रखी जा सकती है, और जो सेंसिटिव डेटा है उसको यहाँ से प्राप्त ये लोग कर सकते हैं।
तो डेफिनेटली जो है कि अगर चीन इस प्रकार से इधर आएगा तो दखल अंदाजी होगी, तो भारत के लिए एक तरह से समस्या वाली स्थिति यहाँ पे बनती दिख रही है। ठीक है, तो उसी को लेकर इसमें चर्चा है, समझाने का प्रयास किया गया है। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलो हम नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। अपने अगला जो न्यूज़ हमारा है, देखो HDFC बैंक Q4 नेट प्रॉफिट सर्जे 20.6%। अब देखो ये बैंकिंग सेक्टर से संबंधित न्यूज है कि HDFC बैंक का जो Q4, देखो 4 क्वार्टर होते हैं ना, 3 4 जा 12 है ना, 12 महीने में, मतलब एक क्वार्टर 3 महीने का। तो चौथे क्वार्टर का जो प्रॉफिट है ना, लास्ट क्वार्टर जो है, ठीक है, देखो वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च की। तो जनवरी फरवरी मार्च में क्या हुआ है, HDFC बैंक का जो प्रॉफिट है वो 20.6% बढ़ा है, 20.6% बढ़ा है। तो डेफिनेटली बैंकिंग क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है, अच्छा आंकड़ा है। और क्रिप्टो रिलेटेड इशू जो हैं उस पर बहुत जल्दी ध्यान देने की आवश्यकता है, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण वो कह रही हैं। ठीक है, तो पहले हम HDFC बैंक पर न्यूज़ पढ़ लेते हैं आखिर क्या है हमारे लिए। ठीक है, अब देखो HDFC बैंक वाला न्यूज़ क्या है। HDFC बैंक ने सैटरडे को रिपोर्ट किया कि बताया कि 20.6% ग्रोथ इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट टू 12,594.47 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च 2023। कि कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है ना इतना रहा है, जो आंकड़ा यहाँ पे इतना करोड़ बताया गया है। ठीक है, मार्च 2023 जो एंड हुआ है तब तक ये आंकड़ा है। द कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लैंडर, देखो HDFC बैंक कोई साधारण बैंक नहीं है, ये कंट्री का, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा लैंडर है ये। ठीक है, उधारदाता है ये। ठीक है, इसने इतना है रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 10,443.01 करोड़ फॉर द जनवरी मार्च पीरियड और ईयर एगो, एक साल पहले इसने ये डेटा दिया था। ठीक है, और एंड 12,698.32 करोड़ इन द प्रीसीडिंग दिसंबर क्वार्टर, और दिसंबर क्वार्टर में इतना डेटा इसका था। तो एक तरह से ये देखो आप कि एक तरह से व्यवस्था में सही है कि मतलब इसने ग्रोथ इसे मिल रहा है, ये बैंकिंग सेक्टर मजबूत हो रहा है, हमारी इकोनॉमी को इससे फायदा होगा। ठीक है, दूसरा देखो क्रिप्टो रिलेटेड इशू नीड इमीडिएट अटेंशन। अब देखो क्रिप्टो संबंधी जो समस्याएं हैं उस पर तेजी से ध्यान देने की आवश्यकता है, जल्दी उस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। देखो यहाँ पर जो हमारी निर्मला सीतारमण है, जो वित्त मंत्री हैं, वो क्या कह रही हैं, वो कह रहे हैं कि इशूज रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी, जो इशू समस्याएं जो हैं क्रिप्टो करेंसी से संबंधित। क्रिप्टो करेंसी क्या है, आभासी मुद्रा है। देखो जैसे कि कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, हमारे यहाँ भी रुपये चलते हैं। रुपये क्या है, ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी पर किसी का नियंत्रण नहीं है और ये आभासी मुद्रा है। जिन्होंने कहा है कि जो समस्याएं हैं क्रिप्टो करेंसी से संबंधित, क्रिप्टो असेट से संबंधित, इस पर तुरंत ध्यान दी जाने की आवश्यकता है। एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द G20 हैड टू एंश्योर दैट, और जो G20 का जो रिस्पॉन्स है वो उसको सुनिश्चित करना है कि दे डिड नॉट लूज एनी पोटेंशियल बेनिफिट्स व्हाइल प्रोटेक्टिंग इकोनॉमीज फ्रॉम हार्म। ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है, केंद्रीय जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा ये बात। ठीक है, शी वॉज पार्ट ऑफ यहाँ पे देखो किसकी पार्ट थी, पार्ट आखिर इन्होंने कहाँ पर बोला, उन्होंने शी वॉज पार्ट ऑफ यहाँ पे देखो ऑरियन स्टॉर्मिंग सेशन ऑन क्रिप्टो करेंसी विद G20 के साथ जो क्रिप्टो करेंसी वाला सेशन था। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को लेकर सेशन था G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स का। G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स जो थे, है ना, एट IMF हेडक्वार्टर्स हियर ऑन फ्राइडे। IMF जानते हो ना, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में बैठक हुई। किसकी बैठक हुई, तो G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, G20 20 देशों का संगठन है, उसके वित्त मंत्री जो हैं उनकी बैठक हुई, और वहाँ के जो गवर्नर हैं सेंट्रल बैंक उसकी बैठक थी। तो उस बैठक में निर्मला सीतारमण ने ये बातें कही। ठीक है, द मिनिस्टर नोटेड दैट, मंत्री ने उल्लेख किया कि देयर वॉज अ consensus among G20 members to have a globally coordinated policy response on crypto assets that takes into consideration the full range of risk including these specific to emerging markets and developing economies। अब देखो बात यहाँ पर यह है कि मिनिस्टर ने कहा कि देखो सहमति है G20 देशों के बीच कि एक ग्लोबली वैश्विक स्तर पर कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी रिस्पॉन्स हो, समन्वित नीति प्रतिक्रिया हो, किस पर, तो क्रिप्टो एसेट्स पर।
ठीक है, ताकि इसको सही तरीके से रेगुलेट किया जा सके, ठीक है, इस रिस्क से बचा जा सके। खासकर जो कि बढ़ती इमर्जिंग मार्केट जो है, बढ़ता हुआ जो बाजार है, और डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है ना, अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही है, उस संदर्भ में इसको सही से रेगुलेट किया जा सके, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। रोबस्ट ग्रोथ की बात की गई है। ऑब्जर्विंग दैट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, देखो इस बात को का आकलन करते हुए, इस बात को देखते, ऑब्जर्व क्या होता है? ऑब्जर्व होता है अवलोकन करना, आकलन करना। इस बात का अवलोकन करते हुए कि इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक जो है, हैड एस्टिमेटेड इंडिया टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन 2023। मतलब इन दोनों ने भारत को लेकर कहा है कि ये फास्टेस्ट, सबसे तेजी से बढ़ती हुई मुख्य अर्थव्यवस्था होगी 2023 में। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने कहा है कि भारत 2023 में क्या होगा? फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी होगा, ठीक है। तो इस बात को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी विल स्टे ऑन कोर्स एंड इज लाइकली टू ग्रो एट 7% इन 2022-23। उन्होंने कहा कि 22-23 की बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमी 77% के आसपास संभावित है। मिसेस सीतारमन हाईलाइटेड दैट, उन्होंने हाईलाइट किया, इंगित किया कि मिस सीतारमन ने इंडिकेट किया कि कंडक्टिव पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी जो है, ठीक है, एनवायरनमेंट अलोंग विद द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैड केप्ट डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इंडिया रोबस्ट। अब देखो, इन्होंने कहा कि जो कंडक्टिव जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट जो भारत में है, और उसके साथ जो सरकार का फोकस है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर, ढांचागत सुधारों पर, उससे क्या हुआ है? उससे जो हमारी घरेलू आर्थिक जो गतिविधियां हैं, डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भारत में है, वो मजबूत बनी हुई है। तो सरकार का सहयोग सही तरीके से, और दूसरी बात जो हमारी नीतियाँ जो हैं, जिस प्रकार से चल रही है, हमारे जो बाजार हैं एक तरह से मजबूती की ओर बने हुए हैं, और इस प्रकार से एक आशान्वित कदम हमारे लिए प्रदान करते हैं। तो ये बातें हमारे जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा कही गई, ठीक है। और आपको भी समझना चाहिए जो इसका इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है। आपको समझना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी में उतार चढ़ाव कैसे होता है, क्रिप्टो करेंसी का जो मूल्य है वो कैसे निर्धारण होता है, ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मायने रखते हैं। तो आज के सेशन में हमारे पास ये सारे टॉपिक्स थे जिसको यहाँ पर डिस्कस किया गया। आशा है कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे। अब कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई जानकारियों के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू, गुड नाइट।